अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वैसनवर है और हमने एमकेट रिव्यू जो है वो स्टार्ट किया था बायोलॉजी का। और मैंने पिछली वीडियो के बाद पूछा था कि भाई मुझे बता देना कि ये काम का है या नहीं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा कि फ़ायदेमंद है, अच्छा है, ठीक है, समझ आ रहा है हमें। और हमने शायद पहले जो है वो इस चैप्टर को या टॉपिक को इस नज़र से नहीं देखा था, तो कंटिन्यू करने का कहा, तो मैं इसे कंटिन्यू कर रहा हूँ। हम बात कर रहे थे होम्योस्टेसिस की, चैप्टर नंबर 1 की। एक पार्ट में बना चुका हूँ इसका, ये दूसरा पार्ट है। ऑस्मोरेगुलेशन तक हम डिस्कस कर चुके थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सक्रीशन। देखिए भाई, मैं दोबारा बता दूं कि मैं डिटेल के अंदर इसमें कुछ नहीं एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको डिटेल में ये चैप्टर पढ़ना है, मैं पढ़ा चुका हूँ इस चैनल के ऊपर। पूरा का पूरा चैप्टर होम्योस्टेसिस जो है मौजूद है, तो जिसने डिटेल में पढ़ना है वो पहले जाके पढ़ ले, उसके बाद रिव्यू देख ले। एक्सक्रीशन की हमने जब बात की थी, तो एक्सक्रीशन जो है ये होम्योस्टेसिस का ही एक पार्ट होता है, जिसके अंदर रिमूवल होता है मेटाबॉलिक वेस्ट का। ये एक तरीके से डिफाइन किया जाता है कि रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। लेकिन इस रेस्ट्रिक्टेड सेंस के अंदर स्ट्रिक्टली अगर आप वेस्ट की बात करते हैं, तो एक खास तरह का वेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। तो एक्सक्रीशन के अंदर जनरली तो ओवरऑल वेस्ट की बात होती है। ओवरऑल वेस्ट के अंदर क्या क्या आ जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन जब आप रिस्ट्रिक्टेड टर्म्स के अंदर बात करते हैं, तो सिर्फ नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट की बात की जाती है। नाउ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज कि ये नाइट्रोजनस वेस्ट आता कहाँ से है। दो सोर्सेस इसके बहुत इंपॉर्टेंट, एक है हमारे पास प्रोटीन और एक है हमारे पास न्यूक्लिक एसिड। देखिए, नाइट्रोजनस वेस्ट का मतलब ऐसा वेस्ट जिसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होगा। अब वो वहीं से आएगा जिस मॉलिक्यूल के अंदर नाइट्रोजन खुद मौजूद हो। तो कार्बोहाइड्रेट में या लिपिड के अंदर नाइट्रोजन नहीं होते, बल्कि प्रोटीन के अंदर होते हैं। प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड होता है। अमाइनो एसिड के अंदर ये वाला ग्रुप होता है जिसे अमाइनो कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड के अंदर आपको पता है नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, जो कि इस तरह के रिंग्स होते हैं। तो इनका जब ब्रेकडाउन होता है, तब प्रोड्यूस होते हैं नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट, और इनका रिमूवल जो है वो कहलाता है एक्सक्रीशन। अच्छा, अब टॉपिक है प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन। तो प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन जो है वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके दो रीजन है, ये आपको लाजिम पता होने चाहिए। नंबर 1, प्लांट्स के अंदर कैटाबॉलिक प्रोसेसेस कम होते हैं। प्लांट्स के अंदर मेनली एनाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, यानी चीजें बन रही होती हैं, जबकि वेस्ट तब बनता है यूजुअली जब चीजें टूट रही होती हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड रीजन ये है कि प्लांट्स का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो कार्बोहाइड्रेट बेस्ड होता है। मैंने अभी आपको बताया कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट के जो सोर्सेज हैं वो प्रोटीन है और न्यूक्लिक एसिड है। तो अगर ज्यादातर मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट बेस है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का मेटाबॉलिज्म इतना ज्यादा है ही नहीं, तो उनके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं बनेगा। सो ये दो रीजन है जिसकी वजह से प्लांट्स को इतना ज्यादा एक्सक्रीशन के ऊपर तवज्जो देने की जरूरत नहीं होती। प्लांट्स के अंदर जो मेनली चीजें बनती हैं वो क्या क्या है? वो है वाटर है, एक्स्ट्रा वाटर हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कुछ आयंस होते हैं। वाटर को ठिकाने लगाने के लिए दो प्रोसेस हैं, ट्रांसपायरेशन एंड ग्रेटेशन। इन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड को ठिकाने लगाने के लिए, ऑक्सीजन को ठिकाने लगाने के लिए स्टोमेटा मौजूद है, इनके थ्रू एक्सचेंज हो जाता है। और ये जो आयंस है, जो भी एक्स्ट्रा आयंस है, प्लांट्स इन्हें भी नहीं फेंकते। बेसिकली प्लांट्स जो है ना, ये हमारी देसी फैमिलीज की तरह है। जब भी आप बात करें कि भाई ये शर्ट फेंकनी है, तो वो कहते हैं नहीं, इसका पोछा बना लेंगे, इसकी कोई साफी वाफी बना लेंगे। ठीक है, कोई भी चीज हमारे यहाँ से फेंकती नहीं है। तो प्लांट्स जो है दे आर लाइक देसी फैमिलीज, ये कुछ फेंकते नहीं है। इवन जो आयंस, जो एक्स्ट्रा आयंस होते हैं, उन्हें भी ये जमा करके रख लेते हैं उन सेल्स के अंदर जो डेड सेल्स हैं। ये किस काम आते हैं? ये सेल्स चूंकि एक्यूमुलेशन की वजह से, सब्सटेंस जमा होने की वजह से हार्ड हो जाते हैं, तो ये सपोर्ट के काम आते हैं। तो एक क्वेश्चन जो है ये सोर्सेस के ऊपर बन सकता है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे अगर मैं वाई लगा दूं कि वाई एक्सक्रीशन इन प्लांट डज नॉट पोज सीरियस प्रॉब्लम, तो उसके अंदर मैं ये पूरी की पूरी दो स्टेटमेंट उठा के दे सकता हूँ। मैं पूछ सकता हूँ कि भाई कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। 4 स्टेटमेंट दे दी जाए, वो वाला क्वेश्चन आता ना कि 1 ओनली और 2 ओनली और 1 and 2 ओनली, तो दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। देखिए, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स के अंदर ना आप ओवरऑल, मैंने कहा था कि जनरली जब हम बात करते हैं तो मेटाबॉलिक वेस्ट की बात करते हैं, लेकिन जब आप एनिमल की बात करेंगे तो आप जो है वो मेनली बात करेंगे नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट की। अब हमारे पास नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट जो है ये 6 तरह के हैं। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये तीनों आप जो है कॉमनली सुनते हैं। क्रिएटिनिन, ये क्रिएटिनिन, इसके अलावा ट्राइमेथाइलमाइन ऑक्साइड और हाइपोजेंथाइन, इनके नाम जो है आपको इस चैप्टर के अंदर मेरे ख्याल में कहीं नजर नहीं आए होंगे। ट्राइमेथाइलमाइन ऑक्साइड जो है ये नाम आपको नजर आया होगा, जो मरीन बोनीफिश की डायग्राम थी, मरीन बोनीफिश की जो डायग्राम थी उसके अंदर लिखा हुआ है। ये तीनों आपके लेवल के ऊपर इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे भी इतने ज्यादा अमाउंट के अंदर नहीं होते। मेनली जो है डिस्कस किए गए हैं बुक के अंदर ये 3, और रीजन भी दिया है क्यों ये डिस्कस किए, बिकॉज दे आर हाईली टॉक्सिक, ठीक है, और यही मेन प्रोडक्ट्स हैं। नाउ द पॉइंट इज कि हमने डिस्कस करना है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को विद द हैबिटेट ऑफ एनिमल। हैबिटेट कहते हैं किसी भी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को जहां पर कोई ऑर्गेनिज्म रहता है या कोई स्पीशी जिस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहती है, वो उसका हैबिटेट कहलाता है। लाइक जो फिशेज है उनका हैबिटेट जो है वो एक्वेटिक है, पानी है। अब उसके अंदर भी 2 तरह का होता है, फ्रेश वाटर अलग होता है, मरीन वाटर अलग होता है।
तो जिस जिस तरह के इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज्म रहता है वो बेसिकली इन्फ्लुएंस करता है उसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को। तो पहला जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो है अमोनिया। अमोनिया के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, 3-4 बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, इट्स ए स्मॉल गैसियस मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये गैस है, हाईली सॉल्युबल है, पानी के अंदर बहुत ज्यादा, इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है, एंड इट कैन डिफ्यूज वेरी रैपिडली अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी घोस्ट की तरह, ये भूत की तरह, इसके लिए दीवार कुछ नहीं है, ये दीवारें क्रॉस करके चली जाती है। तो जो सेल की मेम्ब्रेन है ये सेल के अंदर बाहर बड़े मजे से जा सकती है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, अमोनिया को एक्सक्रीट करने का फायदा क्या है। अमोनिया को एक्सक्रीट करने का फायदा यह है कि इसमें एनर्जी नहीं लगानी पड़ती, लेकिन नुकसान क्या है, नुकसान यह है कि इसके लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। अब जाहिर सी बात है अगर बहुत ज्यादा पानी चाहिए तो वही अमोनिया को एक्सक्रीट करने के बारे में सोच सकता है जिसके पास एक्स्ट्रा पानी हो, ठीक है। वो तमाम एनिमल्स के जिनके पास एक्स्ट्रा पानी नहीं होता वो कभी भी अमोनिया को एक्सक्रीट करने के बारे में नहीं सोचते। तो इंपॉर्टेंट क्या है, वो कौन से एनिमल्स हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पानी होता है। नंबर 1, जो पानी में रहेंगे, जाहिर सी बात है जमीन पर रहने वालों के पास बहुत ज्यादा पानी नहीं होता, जो पानी में रहेंगे। एंड इवन पानी में रहने वालों में भी मैंने बताया था कि जो फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं उनके पास पानी की कमी नहीं होती, उनके पास पानी बहुत ज्यादा होता है। बट जो मरीन वाटर के रहने वाले होते हैं, जो खारे पानी, जो समंदर में रहने वाले होते हैं, उन्हें पानी हासिल करने में मुश्किल होती है। तो फ्रेश वाटर वाले जो हैं सिर्फ वो अमोनिया को एक्सक्रीट करने के बारे में सोचते हैं, मरीन वाटर वाले नहीं। दैट इज वाई हमने पिछली वीडियो के अंदर जब ऑस्मोरेगुलेशन की बात की थी तो हमने देखा तो जो बोनी फिशेज हैं जिनका स्केलेटन बोन से बना होता है वो 2 तरह की हैं। एक वो है जो फ्रेश वाटर में रहती हैं, वो अमोनिया एक्सक्रीट करती हैं, और एक वो है जो समंदर के पानी में रहती है, मरीन वाटर में रहती हैं, वो अमोनिया नहीं एक्सक्रीट कर रही थी बल्कि वो यूरिया एक्सक्रीट कर रही थी। व्हाई? बिकॉज उनके पास पानी ज्यादा नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है, विच वन इज नॉट ट्रू अबाउट अमोनिया और विच वन इज ट्रू अबाउट अमोनिया। ये जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं इन्हें एक एक करके दिया जा सकता है, विच वन इज इनकरेक्ट, विच वन इज करेक्ट जो है वो पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन भी हो, मैं पहले तीनों पढ़ा दूं फिर मैं बताता हूँ। अच्छा, एक और थोड़ी सी बात, सॉफ्ट बॉडीड इन्वर्टिब्रेट्स जो हैं, ये जो आपके वर्म्स वगैरह हैं, ठीक है, मॉलस्क वगैरह हैं, इनकी जो है पूरी की पूरी बॉडी सरफेस जो है वो इन्वॉल्व, क्योंकि इनके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कुछ खास नहीं होते, तो इनकी बॉडी जो है उसकी सरफेस से एक्सचेंज हो रहा होता है, अमोनिया जो है वो रिलीज हो रहा होता है इनकी बॉडी सरफेस से, क्योंकि अमोनिया डिफ्यूजिबल है, मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है। फिशेस की अगर आप बात करें, जो एक्वेटिक फ्रेश वाटर में रहने वाली फिशेस हैं, मैंने बताया वो अमोनिया एक्सक्रीट तो करती हैं, लेकिन उसके अंदर किडनी जो है वो मेजर रोल प्ले नहीं करती, बल्कि ये गिल्स के थ्रू होता है। अमोनिया जो है ये कंबाइन हो जाता है हाइड्रोजन के साथ और ये कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम आयन के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये डिफ्यूजिबल है। आपको पता है कि गिल्स के अंदर गैस एक्सचेंज होता है। फिशेस के अंदर अगर आपने ब्रीदिंग पढ़ी हो तो आपने देखा होगा एक तरफ से ब्लड आ रहा होता है, एक तरफ से वाटर आता है, और जो गिल बार या गिल आर्च होते हैं उसके अंदर लेमेली मौजूद होते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, वी शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और यहाँ पे गिल बार लेमेली मौजूद होते हैं। एक तरफ से ब्लड आ रहा होता है, एक तरफ से पानी आता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है उसका एक्सचेंज होता है। यहीं पर जो है पानी के अंदर जो है वो अमोनिया चला जाएगा जो ब्लड में आ रहा है, क्योंकि अमोनिया जो है वो बहुत ज्यादा डिफ्यूजिबल होता है, बहुत ईजिली जो है वो डिजोल्व हो जाता है पानी के अंदर। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूरिया की। अब देखें, यूरिया जो है ये लेस सॉल्युबल है, ठीक है, और ये बड़ा मॉलिक्यूल है। अभी मैं इसके ऊपर आपको क्वेश्चन बताऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये बहुत कम टॉक्सिक है। कितना कम टॉक्सिक? 100,000 टाइम्स लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। यानी एक ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर अमोनिया जमा नहीं कर सकता, लेकिन वो यूरिया जमा कर सकता है। क्यों? क्योंकि अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है, यूरिया 100,000 टाइम्स लेस टॉक्सिक है देन अमोनिया। अच्छा, अब यूरिया को एक्सक्रीट करने का फायदा क्या है? यूरिया को एक्सक्रीट करने का फायदा यह है कि इसके लिए आपको बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता। तो वो तमाम एनिमल्स के जिनके अंदर पानी की कमी होती है वो अमोनिया एक्सक्रीट नहीं करते, वो या तो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं या इसके बाद जो दूसरा प्रोडक्ट है जिसका नाम यूरिक एसिड है वो एक्सक्रीट करते हैं। तो मैमल्स के अंदर बहुत कॉमन है, मैमल्स जो है वो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, मैमल्स के अंदर इंसान भी आ जाते हैं। तो आपसे सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ मैमल्स? Which of the following is the excretory product of amphibians? Which of the following is the excretory product of soft-bodied invertebrate? Which of the following is the excretory product of birds? ठीक है। अच्छा, तो वो तमाम एनिमल्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते वाटर का लॉस, वो यूरिया या यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, अमोनिया को कन्वर्ट करना पड़ता है किसके अंदर? यूरिया में। बॉडी के अंदर जो अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है उसको कन्वर्ट किया जाता है एक साइकिल के जरिए। वो साइकिल कहाँ होती है? वो साइकिल लिवर के अंदर होती है, दैट इज कॉल्ड ऑर्निथीन साइकिल।
इस ऑर्निथीन साइकिल के अंदर अमोनिया जाता है और इसमें से बाहर आता है यूरिया, और इसके लिए रिक्वायर्ड होती है एटीपी, तो एनर्जी लगानी पड़ती है। ये डिसएडवांटेज है, लेकिन एडवांटेज क्या है कि पानी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होता, तो बॉडी के अंदर इसे स्टोर किया जा सकता है, बॉडी के अंदर रखा जा सकता है। कौन कौन से एनिमल्स हैं जो यूरिया एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं? एक मैं बता चुका हूँ पीछे, मैमल्स, ठीक है। उसके बाद आ गए एम्फीबियंस, देन शार्क्स। शार्क्स और रेज के ऊपर हमने बात की थी, ये हैं तो मछलियां, लेकिन ये पहली बात बोनी फिशेज नहीं है, ये कार्टिलेजिनस फिशेज हैं, ठीक है। शार्क्स और रेज कार्टिलेजिनस फिशेज है। नंबर 2, ये रहती तो समंदर में है, समंदर में रहती है तो इन्हें क्या एक्सक्रीट आउट करना चाहिए? इन्हें अमोनिया एक्सक्रीट आउट करना चाहिए, बट दे डोंट, ठीक है। ये एक्सक्रीट आउट करती है यूरिया, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा यूरिया स्टोर करके भी रखती है, इन्हें इतनी ज्यादा पानी की प्रॉब्लम होती भी नहीं है। इसके ऊपर हमने लास्ट टाइम बात की थी कि शार्क्स और रेज जो है इनकी बॉडी होनी चाहिए हाइपरटोनिक, लेकिन इनकी बॉडी एक्चुअली होती है हाइपरटोनिक। समंदर में रहने के बावजूद इनकी बॉडी हाइपरटोनिक होती है। वाई? बिकॉज ये जो अमोनिया है उसे यूरिया में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेती हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, तो इन्हें इतनी ज्यादा पानी की प्रॉब्लम नहीं होती। और कौन है जो यूरिया एक्सक्रीट आउट करता है? सम बोनी फिशेस। हमने डिस्कस किया था कौन सी बोनी फिशेस? मरीन बोनी फिशेस, क्योंकि फ्रेश वाटर बोनी फिशेस जो होंगी वो एक्सक्रीट करेंगी अमोनिया, ठीक है जी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूरिक एसिड। यूरिक एसिड लार्जर मॉलिक्यूल है और एक्सट्रीमली लो सॉल्युबिलिटी है, ठीक है। अगेन यूरिक एसिड को बनाने के लिए क्या चाहिए? एटीपी। तो ये डिसएडवांटेज हो गया कि एनर्जी लगानी पड़ती है, बट एडवांटेज क्या है कि वाटर का अमाउंट कम से कम चाहिए, ठीक है। देन कौन एक्सक्रीट आउट करता है? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं। कौन भाई? बर्ड्स हैं। उसके बाद रेप्टाइल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं आर्थ्रोपोड्स के अंदर, और गैस्ट्रोपोड्स हैं। गैस्ट्रोपोड मॉलस्का की एक क्लास होती है, ठीक है। क्यों ये रिलीज करते हैं? बिकॉज दे नीड टू मिनिमाइज लॉस ऑफ वाटर, और ये इनके बारे में एक बात है कि इनके एग्स जो हैं वो इनक्लोज्ड होते हैं शेल के अंदर। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट अबाउट दिस टॉपिक? क्या आ सकता है इसमें से? मैं आपको ये तीनों दे दूं, एक तरफ मैंने अमोनिया दे दिया, एक तरफ मैंने आपको यूरिया दे दिया, ठीक है, और एक तरफ मैंने यूरिक एसिड दे दिया। अब मैं आपको ये एरो लगा देता हूँ, ठीक है। हम जा रहे हैं यार, ये स्क्रीन, ये मेरा लेफ्ट है, ठीक है, ये मेरा लेफ्ट है और आपका भी लेफ्ट है और ये हमारा राइट है। अब मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि भाई लेफ्ट टू राइट कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट हम बात कर लेते हैं साइज से रिलेटेड। क्या हो रहा है लेफ्ट टू राइट? साइज इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? तो लेफ्ट टू राइट साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि अगर आप मैं अभी दोबारा लेके जाऊंगा आपको स्लाइड पे। अमोनिया देखें तो NH3 है, यूरिया देखेंगे तो इसका फॉर्मूला इससे बड़ा है, ज्यादा एटम्स है, और यूरिक एसिड देखेंगे तो इससे ज्यादा एटम्स है, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है? लेफ्ट टू राइट साइज इंक्रीज हो रहा है। अब अगर मैं बात करूं आपसे सॉल्युबिलिटी की, वाटर के अंदर जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो रही है? तो लेफ्ट टू राइट सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। अमोनिया हाईली सॉल्युबल होता है, यूरिया लेस सॉल्युबल होता है, और यूरिक एसिड की हमने बात की थी एक्सट्रीमली लो सॉल्युबिलिटी है। तीसरी अगर मैं बात करूं आपसे, मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन कि भाई मुझे बता दें, जैसे केमिस्ट्री के अंदर नहीं पूछते कि भाई डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बिल्कुल इसी तरह लेफ्ट टू राइट हम बात कर सकते हैं कि क्या चेंज आ रहा है। अच्छा, तीसरी बात अगर हम करें तो हम बात कर सकते हैं टॉक्सिसिटी की। टॉक्सिसिटी की, तो टॉक्सिसिटी क्या है भाई? अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक है, उसके बाद यूरिया इससे कम टॉक्सिक, और यूरिक एसिड उससे कम टॉक्सिक। तो टॉक्सिसिटी भी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। लेफ्ट टू राइट अगर हम बात करें तो साइज बढ़ रहा है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है, टॉक्सिसिटी भी डिक्रीज हो रही है। एक और पैरामीटर देख लें भाई, तो एक और पैरामीटर हम देख लेते हैं, तो वो है वाटर रिक्वायरमेंट, ठीक है। एक्सक्रीशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट, तो वाटर की रिक्वायरमेंट क्या हो रही है? वाटर की रिक्वायरमेंट भी डिक्रीज हो रही है। लेफ्ट टू राइट अगर आप देखें, सबसे ज्यादा पानी इसको निकालने के लिए चाहिए, फिर इसको, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और पैरामीटर जो यहाँ पर तो काउंट नहीं होगा, इस तरह से लेफ्ट टू राइट वाले में नहीं आएगा, बट अगर मैं चेक बॉक्स लगा दूँ, वो आपने क्वेश्चन देखा होगा कि हेडिंग्स, ये 3 हेडिंग्स दे दी, ठीक है। उसके बाद हम पूछ लेंगे कि भाई किस किस के लिए क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ रिक्वायर्स एनर्जी, रिक्वायर्स एटीपी, ठीक है, तो उसके अंदर अमोनिया के अंदर मैं लगा दूंगा क्रॉस, क्योंकि इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यूरिया के अंदर आएगा टिक, ठीक है, और यूरिक एसिड के अंदर भी आएगा टिक, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। बाकी इंडिविजुअली एक एक के बारे में पूछा जा सकता है कि भाई विच वन इज करेक्ट अबाउट यूरिक एसिड। अगर आप इसका फॉर्मूला देखें, मैंने आपको बताया साइज इंक्रीज हो रहा है। अमोनिया देखें NH3 है, ठीक है, उसके बाद ये है यूरिया, ठीक है, एंड देन वी हैव दिस यूरिक एसिड। तो अगर आप इनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स देखेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब साइज जो है वो बड़ा हो रहा है। तो ये क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, मैंने बताया स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दे देंगे,
ऑप्शन दे देंगे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है। और इसके अलावा वो जो 3 प्रोडक्ट्स और हैं, ट्राइमेथाइलअमाइन ऑक्साइड है या हाइपोजेंथाइन है या क्रिएटिनिन, 5 ऑप्शन दे दिए। अब मैं आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ सकता हूँ कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन बर्ड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन एम्फीबियंस या शार्क्स। अब देखिए अगर मैं शार्क पूछूं और आपके माइंड में हो कि भाई ये पानी में है, तो बच्चा लगा देगा कि भाई अमोनिया होता होगा इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि पानी में है। बट यू नीड टू रिमेंबर कि शार्क पानी में है, लेकिन कौन से पानी में है, ये मेनली ये उसके अंदर है, समंदर के पानी में। और समंदर वालों के पास इतना पानी नहीं होता कि वो अमोनिया एक्सक्रीट करें, सो दे एक्सक्रीट यूरिया। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये डायग्राम। अब इस डायग्राम को अगर मैं एज इट इज उठाकर दे दूं और मैं इसे हाइड कर दूं, कहाँ गया, हाँ, मैं इस एरिया को हाइड कर दूं और मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे सोर्स बता दें, ठीक है, और मैं आपको ऑप्शन दे दूं, ए ऑप्शन के अंदर मैं दे दूं प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, बी ऑप्शन के अंदर मैं दे दूं भाई प्रोटीन एंड लिपिड, सी ऑप्शन के अंदर मैं दे दूं न्यूक्लिक एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट, और डी ऑप्शन के अंदर मैं दे दूं प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको हाइड कर सकते हैं और आपसे पूछ सकते हैं। देन इनमें से किसी को हाइड कर सकते हैं, एज इट इज डायग्राम दे दिया आपको और आपसे पूछा है कि भाई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट लेबल कर दें। सीक्वेंस के अंदर मैं दे दूं, ए ऑप्शन जो है उसके अंदर फिशेस के नीचे लिखा हुआ है यूरिया, मैमल के नीचे लिखा हुआ है अमोनिया, और बर्ड के नीचे लिखा हुआ है यूरिक एसिड, ठीक है। बी ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है फिशेस के नीचे लिखा हुआ है अमोनिया, बर्ड यूरिया, मैमल्स के नीचे लिखा हुआ है यूरिया, और बर्ड्स के नीचे यूरिक एसिड। मैं आपसे पूछता हूँ भाई करेक्ट ऑप्शन बता दें कि तीनों के अंदर कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। तो मेरे ख्याल में यही अगर आप उठाकर लिख लें, अमोनिया जो है वो किस किस के अंदर होता है, यूरिया किस किस के अंदर होता है, यहाँ पर एग्जाम्पल अगर आप लिख लें तो आपको पैराग्राफ में से ढूंढना नहीं पड़ेगा। चलो भाई बात कर लेते हैं इस टॉपिक की, ठीक है। एक्सक्रीशन इन हाइड्रा, प्लेनेरिया, अर्थवर्म एंड कॉकरोच। देखिए सबसे पहले तो आपको इनके फाइलम्स पता होने चाहिए, स्पेशली इन एनिमल्स की आपको क्लासेस भी पता होनी चाहिए कि ये किस फाइलम की कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये रिलेट करता है, देखिए ये रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स हैं, ये अपने अपने फाइलम के रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स हैं। और आपने अगर चैप्टर नंबर 12 पढ़ा है, चैप्टर नंबर 14 पढ़ा है, चैप्टर 12 न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, चैप्टर 4 सर्कुलेशन से रिलेटेड है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, तो वहाँ पर भी आपने इन्हीं एनिमल्स के नाम जो है वो बार बार देखे होंगे, बिकॉज ये अपने फाइलम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनके फाइलम्स अलॉन्ग विद देयर क्लासेस ये आपको लाजमी याद होने चाहिए, क्योंकि ये टाई करता है आपके 3-4 चैप्टर्स को एक साथ। इस चैप्टर को, ठीक है, फर्स्ट ईयर के 12th चैप्टर को, 14 चैप्टर को, और फर्स्ट ईयर के 10th चैप्टर को, जो कि किंगडम एनिमेलिया है। अगर हम बात करें हाइड्रा की, तो हाइड्रा बिलोंग करता है फाइलम सीलेंट्रेटा से या फाइलम निडेरिया से। ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जिनके अंदर 2 लेयर्स होती हैं, सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म। इनके अंदर जो टिश्यू लेयर्स तो होती हैं, लेकिन इनके अंदर ऑर्गन्स नहीं होते, इनके अंदर सिस्टम्स नहीं होते, तो इसके पास कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद नहीं है। इसकी बॉडी इतनी सिंपल है कि इसको सिस्टम की जरूरत भी नहीं है। आपने पढ़ा होगा कि सिस्टम्स की जरूरत तब होती है जब बॉडी कॉम्प्लेक्स होती है, तो इसके पास कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद नहीं है। नाइट्रोजनस वेस्ट जो है इसका वो अमोनिया है। चूंकि बॉडी इतनी सिंपल है कि तकरीबन हर सेल जो है वो एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में है। जब हर सेल एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया है, जो बहुत ज्यादा क्या है, जो बहुत ज्यादा डिफ्यूजिबल है, तो ये इजीली क्रॉस करके चला जाएगा सेल से बाहर। तो इसके अंदर जो एक्सक्रीशन होती है वो बेसिकली सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू अमोनिया जो है वो बॉडी से रिमूव हो जाती है, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी। अगर ये हाइड्रा है तो ये इसकी आउटर लेयर है, ठीक है, जिसे आप एक्टोडर्म का नाम देते हैं, और ये इसकी इनर लेयर है जिसे आप एंडोडर्म का नाम देते हैं, ठीक है। और ये बीच की जो कैविटी है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, दिस इज कॉल्ड गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। तो एक्टोडर्म से भी अमोनिया जो है वो बाहर की तरफ जाएगी, एंडोडर्म से अमोनिया आ जाती है इस कैविटी के अंदर और फिर यहाँ से बाहर चली जाती है, ठीक है। तो बेसिकली इसको किसी सिस्टम की जरूरत नहीं है, सिंपल डिफ्यूजन जो है एक्सटर्नली और इंटरनली, एक्सटर्नल सरफेस और इंटरनल सरफेस दोनों तरफ से डिफ्यूजन हो रहा है, जो कि अमोनिया को ठिकाने लगाता है। देन वी हैव प्लेनेरिया। प्लेनेरिया बिलोंग करता है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ से, जो कि फ्लैटवर्म्स कहलाते हैं। अब इसके अंदर पहली बात तो एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद है, तो आपको इस एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स के नाम, और उसके बाद एक तरह का खास सेल है जिसका नाम फ्लेम सेल है, इसके पार्ट्स के नाम और इसकी लेबलिंग आपको आनी चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि इसके पास 2 ट्यूब्स हैं, ये जो आपको नजर आ रही है, ये एक ट्यूब है और ये दूसरी ट्यूब है, लॉन्गिट्यूडनली यानी पूरी बॉडी के अंदर चल रही है, ये कहलाती है एक्सक्रीटरी कैनाल। तो ये पहला नाम हो गया। मैं एज इट इज ये डायग्राम उठाकर अगर आपको दे दूं और आपसे लेबल करने के लिए बोल दूं तो ये एक्सक्रीटरी कैनाल है। उसके बाद अगर ये एक्सक्रीटरी कैनाल है तो इसके 2 पार्ट्स हैं, एक बाहर की तरफ खुलने वाली छोटी सी ट्यूब है, ये ओपनिंग है, और एक अंदर की तरफ सेल है, ठीक है। बाहर की तरफ ये जो ओपनिंग है इसको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी पोर, इसके जरिए मटेरियल बाहर जाएगा। और ये वाला जो सेल है जो बॉडी के अंदर की तरफ है, दिस इज कॉल्ड फ्लेम सेल।
इसका दूसरा नाम है प्रोटोनेफ्रीडिया। तो ये दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। वो सिंपल क्वेश्चन पूछने, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन प्लेनेरिया इज कॉल्ड, तो दिस इज प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स कहलाते हैं, एक्सक्रीटरी सेल्स। अच्छा, अब ये फ्लेम सेल के अंदर फ्लूइड जाएगा, उसके बाद ये यहाँ से होता हुआ एक्सक्रीटरी कैनाल के अंदर आएगा और फिर ये एक्सक्रीटरी पोर्ट से बाहर जाएगा, ये रास्ता है, ठीक है। तो ये पूरा पाथवे है। अब आ जाते हैं फ्लेम सेल के ऊपर। तो ये फ्लेम सेल की डायग्राम है, इसको भी लेबल करना आना चाहिए। ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर न्यूक्लियस है, ये यहाँ पर मौजूद है सीलिया। उसके बाद ये रास्ता जा रहा है किसकी तरफ, एक्सक्रीटरी कैनाल की तरफ, एंड देन एक्सक्रीटरी कैनाल से ये आगे जाकर एक्सक्रीटरी पोर बनाएगा, ठीक है। ये एक्सक्रीटरी पोर है, ये एक्सक्रीटरी कैनाल हो गई और ये एक्सक्रीटरी पोर हो गया। अच्छा जी, फ्लेम सेल को फ्लेम सेल क्यों कहते हैं ये भी पूछा जाता है, क्योंकि इसके जो सीलिया है वो मुसलसल हिल रहे होते हैं। तो जिस तरह मोमबत्ती के ऊपर की जो आग है वो मुसलसल हिल रही होती है, जिसे फ्लिकर करना कहते हैं। तो ये फ्लिकरिंग फ्लेम की तरह मूव कर रहे होते हैं, दैट इज व्हाई इन्हें फ्लेम सेल कहा जाता है। इसके बाद इसका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो भी अमोनिया है। देखें ये जो वो है, अभी जो हम हाइड्रा पढ़ के आए हैं, ये भी एक्वाटिक है, पानी में रहता है, और ये जो प्लेनेरिया है ये भी फ्री लिविंग है, ये भी एक्वाटिक है, ये भी पानी के अंदर रहता है, तो और फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं यूजुअली। तो इनके अंदर इनके पास जो है वो पानी का मसला है नहीं, पानी बचाना नहीं है इन्हें। और ये चूंकि बहुत ज्यादा सिंपल है, हाइड्रा तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ये भी बहुत सिंपल है, तो इसके अंदर भी काफी हद तक जो अमोनिया रिलीज होता है वो स्किन के थ्रू होता है, यानी इसकी जो बॉडी लेयर होती है उसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन के जरिए। अच्छा जी, और क्या है इसके अंदर, हाँ देखिए, जब ये फ्लेम सेल से मटेरियल अंदर जाएगा तो रास्ते में वही काम होते हैं। देखिए, जब भी आप कोई भी एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं ना, जैसे कि अगर हमारे नेफ्रॉन की बात करें, तो नेफ्रॉन का पहला स्टेप जो होता है, यानी यूरिन बनने का जो पहला स्टेप होता है वो फिल्ट्रेशन होती है। फिल्टर होकर जब मटेरियल एक बार आ जाता है नेफ्रॉन के अंदर, तो फिर उसमें दो काम होते हैं, काम की चीजें उसमें से निकाली जाती हैं, दिस स्टेप इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन। और उसके अंदर अगर कोई मटेरियल बच गया था जो बॉडी को नहीं चाहिए वो डालना है, तो वो डाल दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड सीक्रीशन। तो तीन स्टेप आपने याद रखने, नंबर 1 फिल्ट्रेशन, नंबर 2 रीअब्जॉर्प्शन, एंड नंबर 3 सीक्रीशन। तो ये पहला स्टेप हुआ था यहाँ पे जो कि फिल्ट्रेशन थी, ये अंदर आया था मटेरियल, उसके बाद इसमें से काम की चीजें निकाल ली जाएंगी, दिस इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन, और कोई खराब मटेरियल इसके अंदर डाल दिया जाएगा। तो ये पूरे रास्ते में यही काम होगा इसमें। अब ये जो मूवमेंट होती है इसके अंदर इन्होंने बताया कि वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाता है अगर एनिमल को चाहिए, और बाकी एक्सक्रीटरी फ्लूइड जो है ये पास हो जाता है, एक्सक्रीटरी पोर के जरिए पास होगा इन द फॉर्म ऑफ हाइपोटोनिक सोल्यूशन। यानी हाइपोटोनिक सोल्यूशन का मतलब है स्टिल इसके अंदर पानी बहुत ज्यादा है, सॉल्यूट वगैरह नहीं है, पानी ज्यादा है इसके अंदर। इससे पता क्या लगा कि ये जो फ्लेम सेल हैं ये मेनली जो फंक्शन कर रहे हैं वो ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट नहीं है, ज्यादातर इसके अंदर पानी है। मेटाबॉलिक वेस्ट अगर इसके अंदर होता तो हम समझते कि भाई ये एक्सक्रीशन का फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन फ्लेम सेल यहाँ पर जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो मेनली ऑस्मो रेगुलेशन है, बॉडी के अंदर वाटर का अमाउंट रेगुलेट कर रहे हैं। वेस्ट कहाँ से रिमूव हो रहा है, वेस्ट रिमूव हो रहा है बॉडी सरफेस से, जो डिफ्यूजेबल है वो बॉडी सरफेस से चला जाएगा, और बाकी जो है वो गट के जरिए निकाला जाएगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल हैं उसी के अंदर डाल दिया जाएगा, और वो जब बॉडी से रिमूव होंगे तो उनके साथ वेस्ट चला जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, जो फ्लैट फॉर्म्स है, ये जो पूरा फाइलम है जिससे ये बिलोंग करता है, प्लेनेरिया के अंदर तो आपने देख लिया कि फ्लेम सेल परफॉर्म कर रहे हैं मेनली ऑस्मो रेगुलेशन, ना कि एक्सक्रीशन। बट इसके जो और भाई बंधु हैं इस प्लेटीहेल्मिन्थ फाइलम के अंदर, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो पैरासाइटिक हैं, यानी किसी न किसी की बॉडी के अंदर रहते हैं। अच्छा, इनका जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो होस्ट के एनवायरनमेंट से मैच करता है, तो इनका जो अंदर का बॉडी फ्लूइड होता है वो क्या होता है, वो आइसोटोनिक होता है। आप पढ़कर आए कि जब भी आइसोटोनिक हो यानी दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन सेम होती है तो ऑस्मो रेगुलेशन की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि दोनों तरफ फ्लूइड क्या है, दोनों तरफ फ्लूइड एक जैसा है। तो उनके जो फ्लेम सेल्स होंगे वो क्या परफॉर्म करेंगे, जाहिर है जब उनके पास ऑस्मो रेगुलेशन करने के लिए है ही नहीं तो वो परफॉर्म करते हैं एक्सक्रीशन। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्लेनेरिया जो कि फ्री लिविंग है उसके अंदर फ्लेम सेल परफॉर्म कर रहे हैं मेनली ऑस्मो रेगुलेशन, ना कि एक्सक्रीशन। जबकि जो पैरासाइटिक प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें चूंकि ऑस्मो रेगुलेशन की जरूरत नहीं है तो उनके अंदर जो फ्लेम सेल है वो मेनली परफॉर्म कर रहे हैं एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। थर्ड हमारे पास है अर्थवर्म। तो एक तो आपको इनके स्ट्रक्चर्स के नाम पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं कि, हाँ स्लाइड के ऊपर देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया हाइड्रा, ठीक है, उसके बाद मैंने लिख दिया प्लेनेरिया, उसके बाद मैंने लिख दिया अर्थवर्म, उसके बाद मैंने लिख दिया कॉकरोच, ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे नीचे जो है वो चार स्ट्रक्चर्स के नाम लिख दिए। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया फ्लेम सेल, उसके बाद मैंने लिख दिया मेटानेफ्रीडिया, उसके बाद मैंने लिख दिया मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है, और उसके बाद मैंने लिख दिया
डिफ्यूजन, ठीक है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, डिफ्यूजन। और मैं आपको कह दूंगा कि भाई मैच कर दें किसके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो एक्सक्रीशन परफॉर्म करता है। तो आपको पता है प्लेनेरिया के अंदर फ्लेम सेल है, अर्थवर्म के अंदर मेटानेफ्रिडिया है, कॉकरोच के अंदर मेलफिजियन ट्यूब्यूल और इसके अंदर डिफ्यूजन के जरिए होती है। तो आपको नाम पता होने चाहिए कि किस एनिमल के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो एक्सक्रीशन परफॉर्म कर रहा है। अच्छा देखिए, अभी हम देख कर आए थे कि प्लेनेरिया के अंदर जो फ्लेम सेल है वो मेनली एक काम कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। अर्थवर्म के अंदर और आगे जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है वो दोनों काम करता है, एक्सक्रीशन भी और ऑस्मो रेगुलेशन भी। हमारी अगर बात करें तो हमारे अंदर भी एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन दोनों परफॉर्म करती है हमारी किडनीज या हमारे नेफ्रॉन, यानी जो वेस्ट है उसको भी निकालना और दूसरा बॉडी के अंदर वाटर एंड सॉल्यूट का जो बैलेंस है उसे मेंटेन करना। अब इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो कहलाता है मेटानेफ्रिडिया। मेटानेफ्रिडिया बेसिकली एक सिंपल सी ट्यूब है जिसके दो एंड्स हैं। एक एंड खुलता है बॉडी के अंदर जिसे कहते हैं नेफ्रोस्टोम, स्टोमा का मतलब होता है ओपनिंग, ठीक है, नेफ्रोस्टोम बॉडी के अंदर वाली ओपनिंग है, और एक ओपनिंग है जिसे हम कहते हैं नेफ्रिडियोपोर, ये बॉडी के बाहर खुलती है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ओपनिंग हो गई, उसके बाद ये ट्यूब स्टार्ट हो गई, ठीक है, और उसके बाद ये थोड़ा सा डायलेटेड पोर्शन आ गया और ये हमारे पास दूसरी ओपनिंग हो गई। ये खुल रही है बॉडी के बाहर और ये खुल रही है बॉडी के अंदर, ठीक है। ये एक सेगमेंट है इसका और ये दूसरा सेगमेंट है। सो दिस इज नेफ्रोस्टोम। इसके अराउंड यहाँ पे सीलिया होते हैं जो कि फ्लूइड को पुश करते हैं अंदर, और ये है नेफ्रिडियोपोर। देखिए वही काम होगा, यहाँ से आया फिल्ट्रेशन, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन, निकाला जाएगा मटेरियल, उसके बाद क्या होगा, सीक्रेशन, और यहाँ पर स्टोर हो गया, ये ब्लैडर वाला पार्ट है और इससे बाहर चला जाएगा, ठीक है। अर्थवर्म के अंदर क्या प्रोडक्ट है, तो अर्थवर्म का मेन प्रोडक्ट जो है वो यूरिया है, लेकिन साथ साथ अमोनिया भी है, ठीक है। बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, दोनों प्रोडक्ट जो है वो रिलीज करता है। ये 40% के करीब जो है वो यूरिया है, 20% के करीब जो है वो अमोनिया है। तो मेन प्रोडक्ट जो है वो यूरिया कंसिडर किया जाता है, बट इट कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। अच्छा जी, ये हो गए पार्ट्स। तो पार्ट्स के नाम आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ये डायग्राम एज इट इज उठाकर दे दी जाए, थोड़ी सी साफ, थोड़ी सी क्लियर डायग्राम उठाकर दे दी जाए, तो ये अंदर वाली ओपनिंग है, इसके अराउंड आपको नजर आ रहा है कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर। ये अंदर वाली ओपनिंग कहलाती है नेफ्रोस्टोम, ये बाहर वाली ओपनिंग है नेफ्रिडियोपोर। ये पूरी आपको एक ट्यूब नजर आ रही है घूमती हुई, ठीक है। उसके बाद ये वाला पोर्शन जो है, ये जो डायलेटेड पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड ब्लैडर। ब्लैडर का काम स्टोर करना होता है थोड़ी सी देर के लिए, और फिर यहाँ से वेस्ट मटेरियल बाहर चला जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अर्थवर्म की बॉडी होती है सेगमेंटेड। अर्थवर्म बिलोंग करता है फाइलम एनालिडा से, जिन्हें हम कहते हैं सेगमेंटेड वर्म्स। कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो हर सेगमेंट के अंदर रिपीट हो रहे होते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ देम। तो अगर आप देखें इस सेगमेंट के अंदर ये पूरी एक ट्यूब है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड मेटानेफ्रिडिया। इस सेगमेंट के अंदर एक और ट्यूब है, अगले सेगमेंट के अंदर एक और ट्यूब होगी। तो बेसिकली हर सेगमेंट के अंदर ये रिपीट हो रही है। इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो माउथ टू एनस एक ही होता है, लेकिन इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो हर सेगमेंट में रिपीट हो रहा है। तो अगेन ये इसे रिलेट करता है कौन से चैप्टर से, चैप्टर नंबर 10 से, किंगडम एनिमेलिया से, ठीक है जी। इसके बाद हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात कि ये सराउंडेड होते हैं, ये जो इसकी मेटानेफ्रिडिया, इसके अराउंड ब्लड कैपिलरीज होती हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड कैपिलरीज? अगर आपने नेफ्रॉन वाली रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी वाली मेरी वीडियो देखी हो तो मैंने बताया था कि जो मटेरियल यहाँ से रीअब्जॉर्ब किया जाता है, मैंने अभी आपको बताया कि कुछ मटेरियल यहाँ से निकाला जाएगा। अब वो निकाल लिया जाएगा तो वो यहाँ पे जमा नहीं किया जाएगा, बल्कि जो ब्लड कैपिलरी यहाँ से गुजर रही है ये उसमें चला जाएगा और ब्लड उसे लेकर पूरी बॉडी में चला जाता है। ये बात तो आपको पता होगी कि अर्थवर्म के पास एक तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, और वो कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वो क्लोज टाइप होता है। ये बिल्कुल वही वाला सर्कुलेटरी सिस्टम है जो इंसानों के अंदर पाया जाता है, जिसमें ब्लड हमेशा ट्यूब्स के अंदर रहता है, पाइप्स के अंदर रहता है, बॉडी में आवारा नहीं घूम रहा होता, ठीक है, खुला नहीं घूम रहा होता। देन वी हैव कॉकरोच। कॉकरोच बिलोंग करता है फाइलम आर्थ्रोपोडा से, जिसकी क्लास है जिसका नाम है इंसेक्टा, या जिसे हेक्सापोडा कहते हैं, 6 टांगों वाले, ठीक है। कॉकरोच और दूसरे इंसेक्ट के अंदर जो ट्यूब्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं मेलफिजियन ट्यूब्यूल। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट दिस कि दिस इज अ ब्लाइंड ट्यूब। बच्चों को ब्लाइंड ट्यूब नहीं पता होता क्या होती है। ब्लाइंड ट्यूब वो होती है जो अंधी होती है, ठीक है, और नॉन ब्लाइंड वो होती है जो बहरी होती है, ठीक है। ऐसा नहीं होता, ब्लाइंड ट्यूब का मतलब होता है जिसकी एक ओपनिंग बंद हो। अब अगर आप ये वाली ट्यूब देखें तो इसकी दोनों ओपनिंग्स खुली हुई हैं, ठीक है। इसकी अगर आप देखें तो इसकी ओपनिंग इस तरफ से तो खुली हुई है, इस तरफ से बंद है, सो दिस इज अ ब्लाइंड ट्यूब। तो ये जो आप पीछे देख कर आए हैं मेटानेफ्रिडिया, दिस इज नॉट अ ब्लाइंड ट्यूब, क्योंकि इसकी दोनों ओपनिंग्स खुली हुई हैं। लेकिन जो मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स हैं, दीज आर ब्लाइंड ट्यूब। सिमिलरली आप चैप्टर नंबर 14 के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ते हैं, तो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो लिम्फेटिक कैपिलरी होती है, यानी जहाँ से लिम्फेटिक सिस्टम स्टार्ट होता है, वो भी एक
ब्लाइंड ट्यूब होती है, यानी इसका अगला एंड, एक एंड जो है इसका वो बंद होता है, तो यहाँ से और यहाँ से फ्लूइड जो है वो एंटर हो रहा होता है या तो सेल के जरिए या सेल्स के दरमियान स्पेसेस के जरिए, यानी यहाँ पर ओपनिंग मौजूद नहीं होती। सो ये जो मेलफिजियन ट्यूब्यूल है, पहली बात दिस इज अ ब्लाइंड ट्यूब, इंसेक्ट्स का एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ये बार बार एमसीक्यू भी पूछा जाता है फर्स्ट ईयर के अंदर कि व्हाट आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ इंसेक्ट्स। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, कहाँ पाई जाती है ये ब्लाइंड ट्यूब्स, कहाँ पाया जाता है मेलफिजियन ट्यूब्यूल। तो देखें ये दो तरह की ट्यूब्स आपको नजर आ रही हैं, कहाँ गया, ये दो तरह की ट्यूब्स आपको नजर आ रही हैं, एक आपको ये नजर आ रही है, दीज आर नोन एज हेपेटिक सीकाई, ये पूरा अर्थवर्म का जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो ये हेपेटिक सीकाएं हैं, इनका काम एक्सक्रीशन से रिलेटेड नहीं है, ये डाइजेशन के अंदर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो दीज आर नॉट देम। ये डायग्राम एज इट इज अगर उठा के दे दी जाए तो आपको लगेगा ये भी ट्यूब है, ये भी ट्यूब है, तो यही लगा के आ जाएंगे। दीज आर मेलफिजियन ट्यूब्यूल। क्यों भाई ये क्यों है मेलफिजियन ट्यूब्यूल, ये क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड फोरगट, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड मिडगट, और उसके बाद वाला पार्ट जो है ये कहलाता है हाइंडगट। तो ये जो मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स हैं इनकी लोकेशन होती है जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, जहां पर मिडगट और हाइंडगट मिल रहे होते हैं, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर ये जो आपको ट्यूब्स नजर आ रही है बारीक बारीक सी, दीज आर कॉल्ड मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स, और इनका जो फंक्शन होता है वो एक्सक्रीशन होता है। इंसेक्ट्स के अंदर हमने डिस्कस किया था जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो होता है यूरिक एसिड। तो अगेन ये एक ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर फ्लूइड आएगा, कौन सा फ्लूइड, ये नहा रहे हैं, मैंने आपको पता होगा कि कॉकरोच के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन टाइप है, तो इसकी पूरी बॉडी के अंदर ये एक अदद फ्लूइड है जो बेसिकली इसका ब्लड है, दिस इज कॉल्ड हीमोलिम्फ। तो इस ये जो है ये एंटर होता है, इस ट्यूब के अंदर एंटर होगा और वही दो काम होंगे, अंदर आने के बाद इसमें से काम की चीजें निकाली जाएंगी, रीअब्जॉर्प्शन, और बेकार चीजें डाली जाएंगी सीक्रेशन, और वाटर रीअब्जॉर्ब किया जाएगा, उसके बाद ये एंटर हो जाएगा यहाँ पे फर्दर वाटर रीअब्जॉर्ब किया जाता है हाइंडगट के अंदर, उसके बाद रेक्टम के अंदर इसे स्टोर किया जाता है डिस्चार्ज करने से पहले, क्यों कि ताकि यहाँ से और वाटर और सॉल्ट जो है वो रीअब्जॉर्ब किए जा सके। तो इसका जो मेन प्रोडक्ट होता है वो यूरिक एसिड होता है, और यूरिक एसिड को डिस्चार्ज किया जाता है या तो पैलेट्स की शक्ल में, छोटे छोटे टुकड़ों की शक्ल में, ये ऑलमोस्ट ड्राई होता है बिल्कुल, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। तो क्या याद रखना है इसके अंदर, कौन से एनिमल के अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कौन सा है, अगर इसकी डायग्राम मौजूद है तो उसके पार्ट्स आपको पता होने चाहिए, और एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए। चलो भाई थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक्सक्रीशन इन मेन की। अच्छा ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक बड़ा मजे का सवाल जो बनाया जा सकता है यहाँ से। देखें ये लाइन अगर मैं एज इट इज उठा कर दूँ तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा। कीपिंग इन माइंड अ ब्रॉडर सेंस ऑफ एक्सक्रीशन, मैंने आपको पहले ही बताया था एक्सक्रीशन के दो सेंस हैं, एक ब्रॉडर और एक रिस्ट्रिक्टेड सेंस है। ब्रॉडर सेंस का मतलब होता है एक्सक्रीशन के कि मेटाबॉलिक वेस्ट, अनवांटेड चीज कोई भी है उसका रिमूवल जो है वो एक्सक्रीशन कहलाता है, ये ब्रॉड सेंस में हम बात करते हैं। जबकि हम रिस्ट्रिक्टेड सेंस में जब बात करते हैं तो नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करते हैं। तो यहाँ देखें अगर आप ब्रॉडर सेंस की बात करें, उन्होंने बताया भी ब्रॉडर सेंस का मतलब है रिमूवल ऑफ अनवांटेड मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट। क्या क्या आता है, सॉल्ट आता है, एक्सेस वाटर आता है। तो हम कह सकते हैं कि इंसानों के अंदर और मैमल्स के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं उसमें किडनी आ जाती है, उसमें लिवर आ जाता है और स्किन आ जाती है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप बात कर रहे हैं किस सेंस में, ब्रॉडर सेंस में। बट अगर मैं बात करूं रिस्ट्रिक्टेड सेंस के अंदर तो ये तीनों नहीं आएंगे। तो अगर मैं ये पूरी की पूरी लाइंस उठाकर दे दूं और यहाँ से ब्रॉडर हटा के मैं रिस्ट्रिक्टेड कर दूं और आपने ये लाइंस पढ़ी हुई हो तो आप तो लगा के आ जाएंगे 1, 2 एंड 3 यानी किडनी, लिवर और स्किन तीनों आ जाएंगे। बट अगर मैं यहाँ कहूँ रिस्ट्रिक्टेड सेंस, रिस्ट्रिक्टेड सेंस में आपको बताया कि हम बात करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट की, तो सबसे पहले तो कटेगा स्किन। स्किन जो है उससे कोई नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव नहीं होता है। स्किन से मेनली जो चीज रिमूव होती है वो क्या है, सॉल्ट है, ठीक है, वाटर है, जो स्वेट होता है उसके अंदर कुछ सॉल्ट या वाटर होता है, ठीक है। तो इसके अंदर से नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं जाता। लिवर में यहाँ लिखा हुआ है नाइट्रोजनस वेस्ट क्योंकि लिवर कन्वर्ट करता है अमोनिया को यूरिया के अंदर, बट वो डायरेक्टली जो है वो रिमूव नहीं करता, यानी डायरेक्टली एक्सक्रीट नहीं करता। एक्सक्रीट जो है वो किडनी का काम होता है। तो ये अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। तो आप कह लें कि कुछ ना कुछ हद तक, बट मेरे ख्याल में नहीं, इसका मेन जो है वो बाइल रिमूवल होता है। बाइल के अंदर जो वेस्ट होते हैं वो रिमूव करना होता है और वो नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होते। तो अगर आप रिस्ट्रिक्टेड सेंस की अगर बात करें तो बुक के अकॉर्डिंग स्किन जो है वो रूल आउट हो जाएगा और किडनी और लिवर बच जाएंगे जो एक्सक्रीशन परफॉर्म करते हैं। बट और रिस्ट्रिक्टेड सेंस के अंदर खाली किडनी आ जाएगी। किडनी मेन ऑर्गन है जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करता है। लिवर और स्किन का ऐसा कोई खास रोल एक्सक्रीशन के अंदर, नाइट्रोजनस वेस्ट के एक्सक्रीशन में नहीं होता। अदर चीजें हैं जिनके एक्सक्रीशन के अंदर लिवर और स्किन रोल प्ले करते हैं। तो ये ब्रॉडर और रिस्ट्रिक्टेड का बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे ना। लिवर की बहुत सारे फंक्शंस हैं।
यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो होम्योस्टैटिक फंक्शंस की बात कर रहे हैं, यानी लिवर वो कौन कौन से काम करता है जो बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को सेम रखने में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत बातें जो कि आपने चैप्टर नंबर 12 के अंदर भी पढ़ी होंगी कि लार्ज रेडिश ब्राउन स्ट्रक्चर है, ब्ला ब्ला ब्ला, एब्डोमेन के अंदर होता है, डायफ्राम के नीचे होता है। ये ऐसा क्वेश्चन के जिसके अंदर पूछने विच वन इज नॉट ट्रू अबाउट लिवर, उसके अंदर ये सारी स्टेटमेंट दी जा सकती है। मेटाबॉलिक सेंटर है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। लिवर के नीचे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे गॉल ब्लैडर कहते हैं। गॉल ब्लैडर से जो है वो निकलती है, आगे जाके बनती है कॉमन बाइल डक्ट, ये खुलती है डेडिनम के अंदर और इसके थ्रू बाइल आता है। अगर आपने डायग्राम देखी हो तो ये हमारे पास लिवर है, इसके नीचे यहाँ पे इस तरह का ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इससे ये आ रही है, ये आगे जाके बनती है कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है, और यहाँ पे होता है स्टमक, टेढ़ा मेढ़ा सा स्टमक आ गया। उसके बाद आता है डिडेनम, तो डिडेनम के सेकंड वाले पार्ट में, ये डिडेनम यहाँ पे शायद ये स्टमक खत्म होता है, फिर ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट, तो डिडेनम के सेकंड पार्ट के अंदर आके ये खुलती है, ठीक है। तो यहाँ से एसिडिक फूड आ रही है बाइल के अंदर, गॉल ब्लैडर बहुत छोटा हो गया, तो गॉल ब्लैडर से आता है बाइल, बाइल जो है वो अल्कलाइन होता है और ये न्यूट्रलाइज करता है एसिडिटी को, है। तो ये टॉपिक जो है ये जोड़ता है इस चैप्टर को कहाँ से, 12 चैप्टर से, ठीक है, क्योंकि लिवर जो है वो वहां पर भी डिस्कस किया था फर्स्ट ईयर के अंदर। अच्छा, अब बात करें अगर फंक्शंस की, तो ये कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट और लिपिड। देखिए भाई, जब भी आप खाना खाते हैं तो आपके पास खाना डाइजेस्ट होने के बाद फॉर एग्जांपल आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाए, बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट्स खाए जिसमें ग्लाइकोजन है, ठीक है, जिसमें आपका स्टार्च है, सेलुलोज तो आप डाइजेस्ट नहीं करते बट ग्लाइकोजन है, स्टार्च कर लेते हैं। तो आपने प्लांट खाया, प्लांट के अंदर स्टार्च था, आपने एनिमल खाया, एनिमल के अंदर ग्लाइकोजन था। अब आपके एंजाइम्स वो तोड़ना शुरू करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज आपके ब्लड में आ गया तो इतना ज़्यादा ग्लूकोज अभी फॉरन इस्तेमाल नहीं करना, तो बॉडी क्या करती है, इस ग्लूकोज को कन्वर्ट करती है ग्लाइकोजन के अंदर, ठीक है। ये लिवर के अंदर भी होता है, ये मसल्स के अंदर भी होता है, हम बात कर रहे हैं लिवर की अभी। तो लिवर का एक काम है ग्लूकोज को कन्वर्ट करती है ग्लाइकोजन में, ये स्टोरेज फॉर्म है, एनिमल की स्टोरेज फॉर्म है, ठीक है। और इसी ग्लाइकोजन को बाद में कन्वर्ट किया जाता है किसमें, ग्लूकोज में। जैसे कि अभी आप और मैं खाना तो नहीं खा रहे ना, तो हमें एनर्जी चाहिए, तो मुसलसल हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल रह रहा है। क्यों रह रहा है, क्योंकि जो ग्लाइकोजन स्टोर है उसे तोड़ तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जा रहा है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर अगर इसे जोड़ना चाहूँ ना आपके चैप्टर नंबर 3 के साथ, तो मैं हार्मोन्स की बात कर सकता हूँ। वो कौन सा हार्मोन है जो ब्लड में से ग्लूकोज को निकाल के सेल्स में दाखिल करवा देता है, यानी लिवर का सेल ऐसा तो नहीं लेगा ना ग्लूकोज, कोई तो चाहिए ना जो लिवर के सेल के दरवाजे पे जाके नॉक करे कि भाई ये ग्लूकोज कब से बाहर घूम रहा है, इसे अंदर लो, ठीक है, और इसे कन्वर्ट करो, इसको ग्लूकोज के साथ मिला के लंबी सी चेन बनाओ, यानी ग्लाइकोजन बनाओ। उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। तो इंसुलिन जो है ये लिवर के सेल्स को स्टिमुलेट करता है कि ग्लूकोज को अंदर लेके कन्वर्ट करे ग्लाइकोजन के अंदर। वो कौन सा हार्मोन है जो ग्लाइकोजन को ब्रेक करवाता है ग्लूकोज के अंदर, तो आपने इंसुलिन का एंटागोनिस्टिक हार्मोन पढ़ा है। पेनक्रियास से ये दोनों हार्मोन आते हैं। पेनक्रियास के अंदर कुछ एरियाज होते हैं जिन्हें हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस, ठीक है, ये पेनक्रियास है, तो इसके अंदर ये कुछ एरियाज होते हैं जो एंडोक्राइन पार्ट्स होते हैं। इसके अंदर एक तरह का सेल होता है बीटा जो इंसुलिन रिलीज करता है, और दूसरी तरह का सेल्स होते हैं अल्फा जो रिलीज करते हैं ग्लूकागॉन। तो बच्चे जो है वो इन दोनों चीज़ों में ना बड़े कंफ्यूज होते हैं। ग्लाइकोजन जो है ना ये हार्मोन नहीं है, ये ग्लूकोज की चेन है। ग्लूकागॉन जो है ये हार्मोन है, ठीक है। ग्लाइकोजन एक कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकागॉन एक प्रोटीन का हार्मोन है, ठीक है, अमाइनो एसिड से बना होता है। सो ग्लूकागॉन जो है ये ग्लाइकोजन को तोड़ तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट करवाता है ताकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कमी ना हो। तो दो काम हो गए, ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लाइकोजन में और ग्लाइकोजन का कन्वर्जन ग्लूकोज में। तो बेसिकली ये मेटाबॉलिज्म कंट्रोल कर रहा है कार्बोहाइड्रेट का। सेकेंड, अगर हम बात करें तो जो लिपिड्स होते हैं, जो एक्सेसिव आप खाना जब डाइजेस्ट करते हैं तो उसके अंदर लिपिड्स जो हैं वो भी डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्ब होकर आपके ब्लड के अंदर शामिल होते हैं लिम्फेटिक कैपिलरी के जरिए, लैक्टील के जरिए। तो इतने ज़्यादा लिपिड्स अगर आपकी नालियों में रहेंगे तो अगेन इसको मैं जोड़ दूँ, अगर कहाँ से जोड़ दूँ, चैप्टर नंबर 14 से आपने एक बीमारी पढ़ी होगी जिसे कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। इतना ज़्यादा लिपिड अगर आपकी आर्टरी, अगर आपके ब्लड के अंदर घूमेगा तो वो आर्टरी के अंदर जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये प्लाक्स बन जाता है जो कि ब्लड फ्लो को रोकते हैं। तो लिवर क्या करता है, लिवर इतने सारा जितना भी एक्स्ट्रा लिपिड है उसको रिमूव करता है ब्लड से और स्टोर कर लेता है अपने पास, और फिर जैसे जैसे इसके पास रिक्वेस्ट आती है किसी ऑर्गन को लिपिड चाहिए तो ये छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर उन्हें लिपिड सप्लाई करता रहता है, ठीक है। तो ये काम हो गया इसका। इसके अलावा एक्सेस अमाइनो एसिड जो होते हैं, अमाइनो एसिड जो है उन्हें भी स्टोर किया जाता है। अच्छा, अमाइनो एसिड को स्टोर करने से पहले एक काम करना पड़ता है, वो मैं बताता हूँ। इंपॉर्टेंट बात क्या है,
सपोज कर लें कि आपके पास ग्लाइकोजन जो है वो खत्म हो गया, अब ग्लूकोज बनाना है, तो लिवर जो है एक तो ग्लूकोज बना रहा था किससे, ग्लाइकोजन को तोड़ के, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोजीनोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोजीनोलाइसिस, बहुत आसान है, ग्लाइकोजन का लाइसिस, टूटना, ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज बन रहा है। लेकिन लिवर क्या कर सकता है, लिवर जो है वो अमाइनो एसिड को, अगर बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड है, ये ग्लाइकोजन है ही नहीं, लिपिड्स भी खत्म हो गए, ये भी खत्म हो गया, तो एक्स्ट्रा जो अमाइनो एसिड होते हैं या नॉर्मल अमाइनो एसिड जो होते हैं, प्रोटीन को तोड़ तोड़ के जो अमाइनो एसिड बनते हैं, इन्हें भी कन्वर्ट किया जा सकता है ग्लूकोज के अंदर। लेकिन नॉर्मली ग्लूकोज किससे बन रहा था, ग्लाइकोजन से, ये तो पुरानी बात है। अब यहाँ पर ग्लूकोज बन रहा है एक नई चीज से, अमाइनो एसिड से, जिससे बनता नहीं है नॉर्मली, दिस इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस, नियोजेनेसिस, यानी जेनेसिस का मतलब बनना, नियो का मतलब किसी नई चीज से, अमाइनो एसिड से, तो ग्लूकोज किसी नई चीज से बन रहा है, ये प्रोसेस ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है, ये भी करवाता है लिवर। लेकिन ग्लूकोज बनाने के लिए लिवर को पहले कोई और काम करना पड़ता है, वो काम क्या है, वो काम है लिवर को इसका जो अमाइनो ग्रुप है वो रिमूव करना पड़ता है। ये हमारे पास अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, बीच में कार्बन है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक तरफ अमाइनो ग्रुप है, एक तरफ रेडिकल है साइड चेन, और एक तरफ हाइड्रोजन है। अगर इसे कन्वर्ट करना है ना ग्लूकोज में, या इसे स्टोर करना है, तो उससे पहले ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप हटाना पड़ेगा। अमाइनो ग्रुप और हाइड्रोजन हटते हैं तो ये बनता है अमोनिया, और यही वो अमोनिया है जिसको आगे जाकर कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, यूरिया के अंदर। ये काम भी करता है लिवर, इसके ऊपर आते हैं पहले। इस रिएक्शन के अंदर रिक्वायर्ड होती है ऑक्सीजन। तो ये डायग्राम एज इट इज उठाकर अगर मैं दे दूं और मैं आपसे पूछूं कि भाई अगर लिवर जो है वो कन्वर्ट करना चाह रहा है अमाइनो एसिड को ग्लूकोज के अंदर, तो पहले उसे एक स्टेप करना पड़ता है। उस स्टेप के अंदर उसे कौन से ग्रुप्स रिमूव करने होंगे, तो मैं इसे 1 कह दूं, इसे मैं 2 कह दूं, इसे मैं 3 कह दूं, इसे मैं 4 कह दूं, और आपको ऑप्शन दे दूं 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, 1 2 1 4, ठीक है। एक और चीज, ये वाला जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये बड़ा निगलेक्टेड है, क्योंकि ये बड़ा सा बॉक्स है डार्क, ये बड़ा सा बॉक्स है डार्क, तो बच्चा इसे देखता ही नहीं है। तो आपको लाजमी पता होना चाहिए कि एक चीज जो निकल रही है वो कौन सी है, अमाइनो ग्रुप और हाइड्रोजन निकल रहा है, अमोनिया बन रहा है, और एक चीज जो ऐड हो रही है, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन पहले नहीं था, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, इसे भी हाइड कर दूं और इसे भी हाइड कर दूं। अब मैं आपसे पूछ लूं कि भाई वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो यहाँ पर होगा, यानी चाहिए होगा, और वो आकर यहाँ ऐड होगा, किसी को भी नहीं पता होगा कि वो कौन सा मॉलिक्यूल है। तो ये डायग्राम एज इट इज उठाकर दी जा सकती है, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला जो स्टेप है ये कहलाता है डीअमाइनेशन। अमाइनो ग्रुप का रिमूवल जो है ये कहलाता है डीअमाइनेशन। उसके बाद ये जितना भी पार्ट बच गया इसको भेजा जाएगा कहाँ पे, ग्लूकोज फॉर्मेशन के अंदर भेजा जाएगा, ठीक है। अच्छा, उससे पहले इसके ऊपर मैं दोबारा आता हूँ, अभी पहले थोड़ी और बात कर लेते हैं। लिवर के और भी क्या काम है, लिवर जो है वो सिंथेसाइज करता है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। अब देखिए अमाइनो एसिड की 2 टाइप्स होती हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। इसका मतलब ये नहीं है कि नॉन एसेंशियल आपके लिए जरूरी नहीं है, ये सारे के सारे अमाइनो एसिड आपको चाहिए, क्योंकि इनसे प्रोटीन्स बनती है। 20 तरह के अमाइनो एसिड है जो कॉमनली पाए जाते हैं प्रोटीन्स के अंदर, ठीक है। नॉन एसेंशियल क्यों कहते हैं, नॉन एसेंशियल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपके खाने में होना जरूरी नहीं है। सपोज कर लें आप ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें ये 10 अमाइनो एसिड नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, क्यों, बिकॉज यू हैव लिवर, लिवर कैन सिंथेसाइज, लिवर ये अमाइनो एसिड बना सकते हैं। तो ये जो 10 अमाइनो एसिड है ये लिवर बना सकता है, इसीलिए इन्हें कहते हैं नॉन एसेंशियल, कि आपके खाने में ना भी हो तो चलेगा। बाकी जो 10 अमाइनो एसिड है उन्हें कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड, यानी आपके खाने में होना लाजमी है, क्योंकि आपके पास ये बनाने की फैक्ट्री नहीं है, आप ये प्रोडक्ट नहीं बना सकते, तो आपको ये लाजमी कहीं ना कहीं से हासिल करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल है ये आपकी केमिस्ट्री की बुक के चैप्टर नंबर 11 सेकेंड ईयर के अंदर मौजूद है। तो अब मैं यहाँ से एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन बनाऊंगा। इसके अलावा मैं भी बताता हूँ, इसके अलावा जो ब्लड के अंदर प्रोटीन्स होती हैं, ये चैप्टर नंबर 14 के अंदर आपने पढ़ा होगा, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, ठीक है। ये प्रोटीन्स जो है ये होती तो ब्लड के अंदर है, लेकिन ये ब्लड में बना के छोड़ता कौन है, ये लिवर बना के छोड़ता है। जब भी लिवर की बीमारियों के अंदर ये प्रोटीन्स कम हो जाती हैं, और इन प्रोटीन्स की कमी की वजह से जो फ्लूइड है वो जमा होने लगता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, क्या कहते हैं उसे, 14 चैप्टर के अंदर आपने एक टर्म पढ़ी होगी, एडेमा। तो जो एडेमा होता है वो लिवर की खराबी में भी होता है, क्यों, क्योंकि लिवर जब खराब होगा तो प्रोटीन्स नहीं बनेंगी, प्रोटीन्स नहीं बनेंगी तो जो फ्लूइड है वो लीक करने लगेगा और स्टोर होने लगेगा डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स के अंदर, तो वहां पे सूजन हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, जिसे हम एडेमा का नाम देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लिवर, ठीक है, नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लिवर, ग्लाइकोजन, ठीक है, इसके अलावा प्रोथ्रोम्बिन, इसके अलावा फिब्रिन, ठीक है, इसके अलावा ग्लोबुलिन,
और इसके अलावा मैं यहाँ पे नाम दे दूं किसी एसेंशियल अमाइनो एसिड का। अभी मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ, मुझे खुद भी नहीं याद रहती कौन एसेंशियल है कौन नॉन एसेंशियल। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड का नाम दे दूं। अब बच्चे को पता तो होगा कि भाई ये अमाइनो एसिड है और लिवर अमाइनो एसिड बनाते, तो उसे नहीं पता होगा, या मैं फेब्रिन प्रोथ्रोम्बिन को काट दूं और यहाँ पे मैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड का नाम दे दूं। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन तो सही होंगे। ये वाला ऑप्शन जो है ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी ये लिवर का प्रोडक्ट नहीं है, लिवर एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं बनाता। तो एक नज़र आपको इस लिस्ट के ऊपर डालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपकी केमिस्ट्री की बुक के अंदर दिया हुआ है। देखिए, हर वो क्वेश्चन जो किसी दो चैप्टर्स को टाई करे ना एक साथ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और हर वो क्वेश्चन जो किसी 2 सब्जेक्ट को टाई करे वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। तो ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जो 2 टॉपिक्स को 2 चैप्टर्स को या 2 सब्जेक्ट को आपस में टाई करें। तो ये आपकी केमिस्ट्री को आपकी बायो से टाई कर रहा है। ये एसेंशियल अमाइनो एसिड है, ये लिवर नहीं बनाएगा। ये नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है, ये लिवर बनाएगा। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसके अंदर मैंने ये नाम दे दिया और मैंने ये नाम दे दिया, तो अब आपको पता होना चाहिए कि लिवर कौन सा बनाता है कौन सा नहीं बनाता। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट इट। ठीक है, अच्छा अब आगे आ जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि अमाइनो एसिड अगर ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है तो उससे पहले आपको करनी पड़ेगी डीअमाइनेशन। डीअमाइनेशन का मतलब है अमाइनो ग्रुप रिमूव करना। तो मैं क्वेश्चन दे सकता हूँ ये, और ये डायग्राम दे दूँ और मैं पूछ लूँ कि भाई इन चारों में से वो कौन से पार्ट्स हैं जो रिमूव करने पड़ेंगे। ठीक है, और ये ऑक्सीजन भी दे सकता हूँ कि भाई यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है। अच्छा, अभी जो अमोनिया बना है ये चूंकि टॉक्सिक होता है तो इसे स्टोर नहीं किया जा सकता बॉडी के अंदर, तो इसे कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर? यूरिया में। इसके लिए एक साइकिल लगी होती है यूरिया लिवर के अंदर, जिसे कहते हैं यूरिया साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल। इसमें एनर्जी लगाकर अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है यूरिया के अंदर। ठीक है जी, बाकी जो अमाइनो एसिड बच गया उसे सप्लाई किया जाएगा कार्बोहाइड्रेट चेन के अंदर, जहां पर उसे रेस्पिरेशन में यानी एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये जो साइकिल है इसको याद रखना बहुत आसान है। याद रख लें तो अच्छा है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि भाई क्या चीज़ ऐड हो रही है और क्या चीज़ रिमूव हो रही है। ये साइकिल इतनी छोटी होती नहीं है, साइकिल थोड़ी बड़ी होती है, बट बुक के अंदर इतनी है, तो बहुत आसान है। देखिए भाई, सबसे पहले आप याद रखिए कि 3 चीज़ें क्या हैं। 3 इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन से? एक का नाम ऑर्निथीन है, एक का नाम सिट्रुलिन है, एक का नाम आर्जिनिन है। ठीक है, 3 हो गए। ऑर्निथीन से बनता है सिट्रुलिन, सिट्रुलिन से बनता है आर्जिनिन, और आर्जिनिन से बनता है दोबारा ऑर्निथीन। और जब आर्जिनिन से ऑर्निथीन बन रहा होता है तो यहाँ से कट लेता है कौन? यूरिया। आसान है यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, अब कोई भी काम जब हम करते हैं तो कोई भी करियर हम चूज करते हैं तो शुरू में हमारा पसीना निकल जाता है मेहनत करते वक्त, और बाद में हमें उसका फल मिलना शुरू होता है। तो कहानी यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, तो पहले स्टेप के अंदर भी पसीना निकल जाएगा। ठीक है, सारा पानी निकल गया। दूसरे स्टेप के अंदर भी पसीना निकल जाएगा। फिर जब फाइनल स्टेप है तो यहाँ पे कुछ फल मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर आपने देख लिया 2 स्टेप के अंदर बाहर जा रहा है और एक स्टेप में अंदर आ रहा है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं अमोनिया की। अमोनिया 2 स्टेप के अंदर अंदर आता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, बस। ठीक है, लास्ट बच गया कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसी में आएगा जिसमें CO है, तो ये वाला स्टेप है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होता है। खत्म हो गई यूरिया साइकिल। तो ये अगर आप याद रख लें तो आसान है। मैं इनमें से किसी को भी हाइड करके पूछ सकता हूँ कि भाई मैं सपोज इसको और इसको हाइड कर दूं, मैं पूछ लूँ कि भाई यहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है। मैं इसको और इसको हाइड कर दूं कि भाई यहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, यहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है। ठीक है, तो याद रख लें तो अच्छा है, बाकी कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। वैसे यूजुअली पूछी नहीं जाती, बट पूछी जा भी सकती है। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो फर्स्ट स्टेप के अंदर वाटर बाहर जा रहा है, सेकंड स्टेप में भी वाटर बाहर जा रहा है, थर्ड स्टेप पे वाटर अंदर आ रहा है। ठीक है, इस स्टेप के अंदर भी अमोनिया आ रहा है, इस स्टेप के अंदर भी अमोनिया आ रहा है, दैट्स इट। और इस स्टेप के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है। अच्छा भाई, नेक्स्ट आ जाते हैं बाइल की प्रोडक्शन के ऊपर। लिवर का एक और फंक्शन है, ये बाइल प्रोड्यूस करता है। बाइल जो है ये येलोइश ग्रीन फ्लूइड है। अच्छा, अब और ये अल्कलाइन है। अल्कलाइन है क्योंकि इसके अंदर बाइकार्बोनेट होता है और इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। स्टमक से जो खाना आ रहा होता है ड्यूडेनम के अंदर वो एसिडिक होता है, तो ये जो अल्कलाइन फ्लूइड है ये उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। क्यों जरूरत है भाई एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करवाने की? क्योंकि इंटेस्टाइन के जो एंजाइम्स है वो एसिडिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करते, तो उन्हें बेसिक एनवायरनमेंट चाहिए। ठीक है, अच्छा, अभी जो इसका कलर है ये इन 2 चीज़ों की वजह से, जिन्हें हम कहते हैं बाइल पिगमेंट। और ये कहाँ से आते हैं? ये हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से आते हैं। ये मैंने एक्सप्लेन किया है डिटेल के अंदर। तो बाइल के अंदर एक तो पिगमेंट्स है, पिगमेंट्स का काम क्या है? कलर प्रोवाइड करना। दूसरा, ये वेस्ट होते हैं। ठीक है, इनको लिवर जो है वो डाल देता है बाइल के अंदर। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बाइल बनाता लिवर है और स्टोर गॉल ब्लैडर करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं कि बाइल का जो पूरा जो है वो काम है वो गॉल ब्लैडर का है। गॉल ब्लैडर का कोई काम नहीं है। गॉल ब्लैडर का काम है कि बस बाइल को अपने पास रखना और जरूरत के मुताबिक आगे पास करना। गॉल ब्लैडर फैक्ट्री नहीं है बाइल की, बाइल की फैक्ट्री लिवर है, गॉल ब्लैडर स्टोर हाउस है। ठीक है, बाइल के अंदर एक चीज हो गई पिगमेंट, इनका फंक्शन मैंने आपको बता दिया। ये कलर प्रोवाइड कर रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से आ रहे हैं।
बाइल का दूसरा फंक्शन, बाइल का दूसरा कंपोनेंट है सॉल्ट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाइल का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, फैट्स को डाइजेशन के काबिल बनाना, और ये किसका काम होता है? ये सॉल्ट्स का काम होता है। सो दीज आर द नेम्स, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम टॉरोकोलेट। तो अगर आपको मैं क्वेश्चन दे दूं कि 4 कंपोनेंट्स लिख दूं, बिलिरुबिन लिख दूं, बिलिवर्डिन लिख दूं, सोडियम ग्लाइकोकोलेट लिख दूं, कोलेस्ट्रॉल लिख दूं, फॉस्फोलिपिड लिख दूं, और मैं आपसे पूछूं इनमें से कौन सा वो कंपोनेंट है कि जिसकी जिम्मेदारी है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, तो आपको पता होना चाहिए पिगमेंट का कोई काम नहीं है, कोलेस्ट्रॉल फॉस्फोलिपिड का कोई काम नहीं है। फंक्शन जो है इमल्सिफिकेशन वो इन 2 सॉल्ट्स का काम है, सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम टॉरोकोलेट, ठीक है। इसके अलावा बाइल के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है। अच्छा, ये वो कोलेस्ट्रॉल है जो एक्सेस है, तो जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होता है उसे लिवर जो है वो बाइल में डाल देता है ताकि बॉडी से निकले। एक्स्ट्रा फॉस्फोलिपिड ये जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा म्यूकस जो होता है, ये तमाम चीजें बाइल के अंदर, तो बेसिकली ये अनवांटेड प्रोडक्ट है, और अनवांटेड प्रोडक्ट का जो रिमूवल है वो एक्सक्रीशन कहलाता है। तो लिवर परफॉर्म कर रहा है एक्सक्रीशन, बट ये वो एक्सक्रीशन नहीं है, नाइट्रोजनस वेस्ट की एक्सक्रीशन नहीं है, ठीक है ना। बाइल पिगमेंट्स, अच्छा और क्या बताया था मैंने? हाँ, तो ये वाला जो टॉपिक है ये इसे बेसिकली टाई करता है किसके साथ? अगेन चैप्टर नंबर 12 के साथ टाई करता है, जिसके अंदर लिवर के बारे में कुछ ना कुछ बातें लिखी हुई हैं। अच्छा भाई, नेक्स्ट फंक्शन के ऊपर आ जाते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है हार्मफुल को नॉन हार्मफुल के अंदर या हार्मलेस के अंदर कन्वर्ट करना, ठीक है। तो लिवर जो है इसकी इंपॉर्टेंट, इसकी जिम्मेदारी है कि डिटॉक्सिफिकेशन करता है। बहुत सारी स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत सारी ड्रग्स हैं, आपकी जो ड्रग्स हैं, जो मेडिसिन आप लेते हैं, उनमें से बहुत सारी ऐसी हैं जो लिवर से गुजरती हैं और लिवर उसे किसी न किसी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करता है। तो लिवर का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन और मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स। अच्छा, लिवर के अंदर अब अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं इस टॉपिक को जोड़ना चाहूँ फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से, तो मैं इसे जोड़ूंगा चैप्टर नंबर 4 से। अगर आपने चैप्टर नंबर 4 थोड़ा सा ढंग से पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि डिटॉक्सिफिकेशन एक ऑर्गेनल की जिम्मेदारी होती है। भाई आप कह तो रहे हैं ना कि लिवर की जिम्मेदारी है, लिवर के सेल्स करेंगे, लिवर के सेल्स में वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो ये काम करेगा? तो उसका नाम है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो स्ट्रक्चर होता है जिसका काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। तो लिवर के सेल्स के अंदर बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन के अंदर मौजूद होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और यहाँ पे एक एंजाइम मौजूद होता है जिसका नाम कैटालेज है। ये क्या करता है? H2O2 को, विच इज टॉक्सिक हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कन्वर्ट करता है वाटर में और ऑक्सीजन के अंदर। तो ये हार्मफुल है, ये हार्मलेस है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डिटॉक्सिफिकेशन। देन फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल देखें, कोलेस्ट्रॉल जो है ना ये एक अदद लिपिड की टाइप है। आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 2 के अंदर, मैंने बताया था कि कोलेस्ट्रॉल जो है ये स्टेरॉइड की कैटेगरी के अंदर आता है, जिसके अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाए। 3 रिंग्स होते हैं, 4 रिंग्स होते हैं, 3 रिंग्स होते हैं 6 कार्बन वाले, और 1 रिंग होता है 5 कार्बन वाला। ये स्ट्रक्चर कहलाता है स्टेरॉइड न्यूक्लियस। जिसके अंदर भी स्टेरॉइड न्यूक्लियस होता है वो स्टेरॉइड की कैटेगरी में आता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है दिस इज वन ऑफ द स्टेरॉइड। अब कोलेस्ट्रॉल बहुत सारे लोग समझते हैं कि खराब ही होता है। कोलेस्ट्रॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोलेस्ट्रॉल आपको चाहिए होता है नॉर्मली हार्मोन्स बनाने के लिए, ठीक है। इवन सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। अब ये कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में आता है कहाँ से? एक तो आप जो खाना खाते हैं उसके अंदर आता है, लेकिन इन केस अगर आप ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल की कमी है तो कोलेस्ट्रॉल बनाया भी जा सकता है। आपके पास एक फैक्ट्री है लिवर जो है इसमें कोलेस्ट्रॉल जो है वो सिंथेसाइज किया जाता है। नाउ अगेन अगर मैं इसे जोड़ूं चैप्टर नंबर 4 के साथ, तो लिवर के सेल्स अगर कोलेस्ट्रॉल बना रहे हैं तो वो कौन सा स्ट्रक्चर है लिवर के सेल के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल बनाता है? अगेन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिपिड सिंथेसिस जो है ना ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जिम्मेदारी होती है। तो लिवर के सेल्स के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस करता है, ठीक है। अच्छा, एक्स्ट्रा अगर कोलेस्ट्रॉल होगा तो लिवर ही क्या करेगा? लिवर इस एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को डाल देगा बाइल के अंदर। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि अगर कोलेस्ट्रॉल इतना ज़्यादा हो जाए बाइल में, बहुत ज़्यादा अगर कोलेस्ट्रॉल हो जाए, एक्सेस अमाउंट हो जाए कोलेस्ट्रॉल का बाइल के अंदर या गॉल ब्लैडर के अंदर जिसमें बाइल पड़ा हुआ है, तो ये जो कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल है ना ये आपस में प्रेसिपिटेट होने लगते हैं और ये प्रेसिपिटेट होकर बना देते हैं स्टोन्स। तो पित्ते के अंदर जो पथरी होती है, गॉल स्टोन्स जो होते हैं, ये बेसिकली 2 तरह के हो सकते हैं। एक ये बनते हैं कोलेस्ट्रॉल से, और दूसरा आप जो पीछे पढ़ के आए ना इसके अंदर बिलिरुबिन होता है। कहाँ गया बिलिरुबिन? तो ये वाले मॉलिक्यूल्स भी अगर बहुत ज़्यादा हो तो ये भी जमा होकर बना देते हैं स्टोन्स, ठीक है। तो मेनली यहाँ पर जो है कोलेस्ट्रॉल के स्टोन्स जो है वो पाए जाते हैं ना। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई कि कोलेस्ट्रॉल के स्टोन्स अगर होंगे तो इससे जॉन्डिस हो सकता है। जॉन्डिस कहते हैं येलोइश डिस्कलरेशन को, यानी स्किन जो है वो येलो हो जाती है। अब
या आपने सोचना है कि इससे जॉन्डिस क्यों होता है। तो थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करें और सोचें कि भाई कोलेस्ट्रॉल के अगर गॉल स्टोन्स है, गॉल ब्लैडर के अंदर अगर स्टोन्स है तो जॉन्डिस क्यों होगा। ठीक है, तो आंसर सोचें। अब मैं बताता हूँ आपको, वीडियो पॉज करके सोचें। अब मैं बताता हूँ कि स्टोन के होने से जॉन्डिस क्यों होता है। तो देखिए भैया, हमारे पास लिवर है, ये हमारे पास गॉल ब्लैडर है। ठीक है, ये कॉमन बाइल डक्ट आ गई और ये खुलती है डेडेनम के अंदर। अब अगर यहाँ पे स्टोन हो गया, ठीक है, तो स्टोन बनने के बाद क्या होगा, वो इस पाइप को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सिस्टिक डक्ट। यहाँ से बाइल जो है ये फ्लो करके जाता है। अच्छा, अब नहीं सॉरी, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ये ब्लॉक करेगा। ठीक है, अब यहाँ से आ रहा है, इवन यहाँ पर भी करे या यहाँ पर भी करे, ये हेपेटिक डक्ट है। हेपेटिक डक्ट लिवर से आती है और ये सप्लाई करती है इसे गॉल ब्लैडर को बाइल। तो बाइल लिवर से बनता है, हेपेटिक डक्ट के जरिए गॉल ब्लैडर के अंदर आता है, जमा हो जाता है। तो अगर स्टोन यहाँ बन जाए, ठीक है, यहाँ बन जाए, तो जो बाइल है ये फ्लो नहीं कर सकेगा। और बाइल जब फ्लो नहीं कर सकेगा तो बाइल एक्यूमुलेट होगा, बैकवर्ड जाएगा। जब ये बैकवर्ड जाएगा तो जो बिलिरुबिन है वो बाइल के अंदर नहीं जा पा रहा, तो ये बिलिरुबिन चला जाएगा किसके अंदर, ब्लड के अंदर। ठीक है, बिलिरुबिन जाना लगेगा ब्लड के अंदर। जब ये ब्लड के अंदर जाएगा तो ब्लड से ये पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएगा। और मैंने पहले भी बताया है कि जो बिलिरुबिन है वो येलोइश कलर देता है। तो बिलिरुबिन की एक्सेस की वजह से बॉडी के अंदर जब बिलिरुबिन बहुत ज्यादा हो जाता है तो जॉन्डिस हो जाता है। तो ड्यू टू द स्टोन्स ब्लॉकेज हो गई, ब्लॉकेज की वजह से बिलिरुबिन आगे नहीं जा पा रहा, तो बिलिरुबिन बैकवर्ड जाता है, ब्लड के अंदर जाता है, ब्लड से पूरी बॉडी में जमा हो जाता है, एंड दैट इज व्हाई इट लीड्स टू जॉन्डिस। Now the next function is thermoregulation। बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा आसान है। लिवर जो है एक बड़ा सा ऑर्गन है, ठीक है, इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोसेस चल रहे हैं। अब इनमें से बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। तो लिवर बेसिकली एक अदद ऐसी मशीन है जो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रही है। अब यहाँ से ब्लड गुजर रहा है, जब ब्लड गुजरता है तो ये जितनी भी हीट है ये ब्लड के अंदर आ जाती है, और यही ब्लड जब पूरी बॉडी में जाता है तो ये हीट को सप्लाई करता है। तो इस तरह से बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। देन स्टोरेज ऑफ वाइटामिन दो तरह के होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल, एक फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, ये आपकी बॉडी स्टोर नहीं करती। तो फॉर एग्जांपल अगर आप विटामिन सी बहुत ज्यादा खा लें तो वो विटामिन सी जो है वो यूरिन के अंदर निकल जाएगा। ठीक है, बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होगा। फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं, ठीक है, ए है, डी है, ई है, के है, बी की कुछ टाइप्स हैं, ये जो है ये स्टोर हो जाती है किसके अंदर, फैट्स के अंदर और लिवर के अंदर। तो लिवर जो है विटामिन को स्टोर करते। तो इन केस अगर आप कुछ वक्त तक ये विटामिन नहीं भी लेते तो लिवर के अंदर इतनी स्टोरेज होती है कि वो चला लेता है। तो डिफरेंट विटामिन की डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटी होती है। तो कुछ विटामिन तो ऐसे हैं कि मेरे ख्याल में एक साल तक अगर आप ना लें तो उनका अमाउंट इतना होता है लिवर के अंदर कि पता नहीं लगता। ठीक है, फिर बाद में प्रॉब्लम्स आना शुरू होती हैं। तो लिवर जो है ये विटामिन को भी स्टोर करता है। तो फिलहाल यहाँ तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे।